हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है शिखर आईसीएस चैनल पर, जहां हम नियमित रूप से ऐसे कुछ टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो करंट अफेयर्स में चर्चा की विषय बने हुए हैं। फ्रेंड्स, ईरान युद्ध जो है वो जो युद्धरत देश है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको तो प्रभावित कर ही रहा है, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो या अरबियन कंट्रीज़ हो, लाइक बहरीन है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है, इनको तो प्रभावित कर रहा है। लेकिन उसका एक प्रभाव जो है या बड़े गहरे प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ रहे हैं। अन्य देशों पर तो पड़ ही रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अभी हमारी चर्चा का विषय भारत है, तो भारत पर बड़े गहरे प्रभाव पड़ रहे हैं। खास तौर पे हम जो है एक ऊर्जा संकट की दहलीज पर खड़े हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस वॉर। हमारे सामने एक बड़ा क्राइसिस ऑफ फ्यूल है। खासतौर पे एलपीजी का संकट होगा, पीएनजी का संकट है, सीएनजी का संकट है, पेट्रोलियम का भी संकट हो सकता है। अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन पेट्रोलियम ऑयल का, या आपने देखा होगा कि जो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ डीजल पेट्रोल है उसकी कीमत हमारे यहाँ बढ़ गई ऑलरेडी, जेट फ्यूल की कीमत बढ़ गई है। तो ये जो फ्यूल का संकट हमारे यहाँ आ रहा है, इसके क्या संभावित समाधान या विकल्प हो सकते हैं, यही आज हमारी इस चर्चा का विषय है। हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे पास विकल्प है और किसको हम और डिस्कवर कर सकते हैं या रीडिस्कवर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्राइसिस ऑफ फ्यूल। तो आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। आज की इस चर्चा में हम देखने की कोशिश करेंगे कि फ्यूल का संकट क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसके क्या संभावित विकल्प है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, अभी तक भारत सरकार क्या कर रही है और आगे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ईरान का जब से इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा है और उसके कारण हार्मुज स्ट्रेट जो है जब से ऑब्स्टिकल्ड है, बाधित है, तब से हमारे यहाँ फ्यूल का संकट चल रहा है। एलपीजी कम हुई, सरकार ने हालांकि एलपीजी की सप्लाई को तो कंट्रोल कर लिया, पर कमर्शियल जो गैस थी उसके रेट भी बढ़ गए और उसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो गई। इसके साथ साथ जैसा कि हमने बात की कि जो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ डीजल है, पेट्रोल है, उसकी चूँकि दैट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, वो कंपनियां कंट्रोल करती है, तो उसकी कीमत बढ़ा दी सरकार, सभी कंपनियों ने। इसके अलावा जो जेट फ्यूल है, विच इज़ जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक और कमर्शियल फ़्लाइट्स में यूज़ होता है, वो फ्यूल जो है जेट फ्यूल, उसके भी कीमत बढ़ गई है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि जो फ़्लाइट्स है उसकी रेट जो है बढ़ गए हैं। और इसके अलावा भी अगर संकट इसी तरह होता है तो हो सकता है कि पेट्रोल डीजल की भी कीमत बढ़ जाए, जैसा कि हमारे पड़ोसी देश में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में लगभग 50 से 60% रेट बढ़ा है पेट्रोल डीजल का, श्रीलंका में बढ़ा है। तो ऐसा कुछ संकट हमारे यहाँ भी आ सकता है और इसके लिए हमको इसके समाधान या विकल्प की खोज करनी होगी। तो देखिए, अगर जहाँ तक एलपीजी की बात है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात है, या पीएनजी की बात है जो नेचुरल गैस है, पाइप्ड नेचुरल गैस है, सीएनजी की बात है, इसके विकल्प हमारे यहाँ बहुत अच्छे उपलब्ध हैं। देखिए, हमारे पास इसके विकल्प उपलब्ध है बायोगैस के रूप में। बायोगैस कह लीजिए, या एक और उसको जो बॉटल रूप में होता है तो हम उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। तो वो कंप्रेस्ड बायोगैस या बायोगैस के रूप में हमारे पास विकल्प उपलब्ध है और उस पर हमारे यहाँ काम भी चल रहा है, लेकिन हमको उसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। देखिए, बायोगैस जो है एक गैस है विच इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ जो एनिमल डंग होता है, गोबर होता है, गाय का, भैंस का, दूसरे पशुओं का, वो एनिमल डंग या गोबर, और उसके साथ साथ कुछ जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, कृषि के अपशिष्ट है, उनका उपयोग करके उसको फर्मेंट करके और गैस बनाई जाती है। मोस्टली इसमें मीथेन होती है। जो हमारे यहाँ एलपीजी आती है वो तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है, लेकिन जो बायोगैस है मोस्टली मीथेन होती है। लगभग 60 से 70% तक मीथेन इसमें होती है और इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। खासतौर पर रसोई गैस के रूप में तो इसका उपयोग होता ही है। इसका उपयोग लाइट जलाने के लिए भी होता है। इसका उपयोग जो है कई प्रकार के कृषि उपकरण चलाने के लिए होता है, खासतौर पर सिंचाई पंप चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है, और ऐसे कई और इंडस्ट्रियल यूज़ हो सकता है बहुत सारा। तो ये बायोगैस जो है ये एक विकल्प के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं एलपीजी के विकल्प के रूप में, और इसका प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ेगा। खासतौर पे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो है उसका प्रोडक्शन हमको बढ़ाना होगा। भारत में गोबर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक पशुपालक देश भी है, तो भारत में कृषि का, एग्रीकल्चर वेस्ट की भी कमी नहीं है और भारत में गोबर की भी कमी नहीं है। भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक वाला देश है। इंडिया हैज़ द बिगेस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक इन द वर्ल्ड। पशु जो है, मवेशी जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है दुनिया में। तो स्वाभाविक सी बात है, गोबर भी ज़्यादा है और गोबर ज़्यादा है, कृषि का, एग्रीकल्चर वेस्ट ज़्यादा है, तो वी कैन बी द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बायोगैस ऑल्सो। बस ये है कि हमको प्लांट लगाने होंगे, प्लांट लगाए भी जा रहे हैं। भारत में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1100 टेरावाट इतना एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है बायोगैस के थ्रू, या ऐसा कह लीजिए कि 62 मिलियन टन ऑफ
कंप्रेस्ड बायोगैस, ये हर साल प्रोड्यूस की जा सकती है, इतनी कैपेसिटी है। लेकिन अभी प्रोड्यूस कम हो रहा है। हमारे यहाँ केवल 100-125 के करीब ऐसे प्लांट्स हैं हमारे पास जहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि हमारे पास कैपेसिटी जो है जो 12 से 14 हज़ार ऐसे प्लांट की है। तो अभी यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत सारे बायोगैस प्लांट ऐसे लगा सकते हैं, लगाए भी जा रहे हैं। गुजरात में आप देखिए कि आणंद ज़िले में एक सुंदलपुरा करके सुंदलपुरा नाम की जगह है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट लगाया गया है, लगभग 14,000 वाट का, 14,000 टन का यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। 14,000 टन का डेली प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे कुछ प्लांट जो है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी एक बड़ी संख्या ऐसी है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी ऐसे लगाए जा सकते हैं और इसके लिए हमारे यहाँ काम भी हो रहा है। हमारे यहाँ सरकार की एक अप्रोच है या एक स्कीम है सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव फॉर अफोर्डेबल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो उसके अंतर्गत हम ऐसे सोर्सेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बायोगैस को भी प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि हमको इसको बहुत तेज़ी से काम करना होगा, नए प्लांट्स इस्टेब्लिश करने होंगे और अगर वैसा होता है तो हमारे पास एलपीजी का विकल्प रहेगा और एलपीजी की हम जो इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी है वो कम की जा सकती है इस बायोगैस की प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर। दूसरी चीज़ जो है वो फ्यूल का है, पेट्रोलियम का है। खासतौर पर पेट्रोलियम का भी प्रोडक्शन हमारे यहाँ अच्छा खासा है ऑलरेडी, लगभग 30-35% के करीब पेट्रोलियम हम देश में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 65-70% है वो बाहर से मंगाया जा रहा है और वो अगर खतरे में आता है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है। और ये जो मिडिल ईस्ट का वार है या ईरान का वार है, ये कोई आखिरी चीज़ तो है, पर ये आखिरी चीज़ नहीं है, पर ये अलार्मिंग है हमारे लिए कि इस संकट को देखते हुए हमें भविष्य की तैयारी कर लेनी चाहिए। और उसी दिशा में एक पेट्रोलियम के विकल्प के रूप में हमारे यहाँ एक कृष्ण क्रांति चलाई जाती है। काफ़ी पहले से कृष्ण क्रांति पर काम हो रहा है। ब्लैक रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंग्लिश में। ब्लैक रिवॉल्यूशन का मतलब है टू प्रोड्यूस पेट्रोलियम गुड्स and their alternatives in the country itself, so that the dependency on import could be cut short. तो हम चाहते हैं कि पेट्रोलियम के विकल्पों का देश में प्रोडक्शन हो, इसी को कृष्ण क्रांति कहते हैं। और उद्देश्य यह है कि हमें आयात पर अपनी निर्भरता कम करनी है। तो कृष्ण क्रांति के अंतर्गत बहुत सारे, एक तो यह है कि हमने नए तेल क्षेत्र खोजे हैं, खासतौर पे जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर। मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि बाड़मेर एक बहुत बड़ा तेज़ी से उभरता हुआ तेल क्षेत्र है भारत के लिए, जहाँ पर ऐश्वर्या, भाग्यम और पूनम ऐसे मंगला ऐसे बड़े बड़े जो है ऑयल फील्ड अभी खोजे गए और वहाँ से उत्पादन शुरू हो गया है। पूनम जो है वो बाड़मेर ज़िले में नहीं है, पूनम बीकानेर ज़िले में। और यहाँ जितने भी ऑयल फील्ड्स खोजे गए हैं वहाँ से निकलने वाले तेल की रिफाइनिंग के लिए वहीं पर एक रिफाइनरी बना दी गई है आजकल, और वो बहुत बड़ी रिफाइनरी है पचपदरा में। पचपदरा नाम की जगह है बाड़मेर ज़िले में, वहाँ पर रिफाइनरी बना दी गई सो दैट द ऑयल कुड बी रिफाइंड इन द डेजर्ट इटसेल्फ। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को फिर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द क्रूड ऑयल हम रिफाइंड ऑयल को ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए वहीं पर जो है पचपदरा में ही जो है रिफाइनरी जो है वो बना दी गई है। और भी वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों की अभी खोज जारी है और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही दूसरा क्षेत्र जो है हमारे यहाँ वो केजी बेसिन है। बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के तट पर जो है कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है, वहाँ भी वो भी तेज़ी से हमारे यहाँ ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस का एक बहुत तेज़ी से उभरता हुआ ऑयल फील्ड है। तो वहाँ पर भी खोज कर रहे हैं और वहाँ पर भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से ऑफशोर रीजन में हमारे यहाँ तमिलनाडु में भी ऐसे कई तेल क्षेत्र खोजे गए, महाराष्ट्र में भी खोजे गए हैं। ये भी कृष्ण क्रांति के अंतर्गत किया जा रहा है। लेकिन कृष्ण क्रांति में सबसे ज़्यादा जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है अल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोल और डीजल पर, डीजल और पेट्रोल के प्राकृतिक विकल्पों पर। तो डीजल के लिए तो हमारे यहाँ बायोडीजल का प्रोडक्शन किया जा रहा है, हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है बायोडीजल का प्रोडक्शन। बायोडीजल आपने सुना होगा कि एक जेट्रोफा नाम का पौधा आता है, हिंदी में रतन जोत कहते हैं। रतन जोत के बीज से एक तेल निकाला जाता है, वो एक्चुअली सीड ऑयल है। तो रतन जोत का जो बीज है उससे तेल निकाला जाता है और वो जो है डीजल के विकल्प के रूप में यूज़ होता है। तो चूँकि वो नेचुरल सोर्स से मिल रहा है इसलिए उसको बायोडीजल कहा जाता है और बड़ी मात्रा में बायोडीजल हमारे यहाँ प्रोड्यूस भी हो रहा है, उपयोग भी हो रहा है। ध्यान रखिए कि जेट्रोफे के अलावा जो सूरजमुखी के बीज है उससे भी ऐसा तेल निकाला जा सकता है या निकाला जा रहा है हमारे यहाँ सूरजमुखी के तेल से। या इवन हमारे यहाँ जो एडिबल ऑयल है जो सस्ता आता है वो भी हम एडिबल ऑयल्स को मंगा के उससे भी बायोडीजल बना रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पेट्रोल के विकल्प के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं इथेनॉल, जिसको C2H5OH कहा जाता है, या आप इथेनॉल कह लीजिए या इथाइल एल्कोहल कह लीजिए, या कमर्शियल भाषा में उसको गैस हॉल भी कहा जाता है, गैसोलीन प्लस एल्कोहल गैस हॉल। तो ये इथाइल एल्कोहल है जो ऑलमोस्ट वही है, फॉर केमिकली तो वही है जो शराब है। तो इसका प्रोडक्शन जो है हमारे यहाँ
हो रहा है और इसका प्रोडक्शन किया जाता है मॉलिशस से। आपने मॉलिशस या शीरा नाम सुना होगा, विच इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर मिल्स। शुगर मिल्स जो होती है उसका एक उप उत्पाद होता है शीरा, मॉलिशस। उस मॉलिशस का उपयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल बनाने में या इथेनॉल बनाने में। तो वो गन्ने से मुख्य तौर पे बनाया जाता है, तो उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ किया जा रहा है। एक्चुअली इथाइल अल्कोहल जो है इट इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोल, बल्कि पेट्रोल में इसको मिलाया जाता है। तो हमारे यहाँ अभी 10% ऑफ इथेनॉल जो है वो मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल में, लेकिन इसको 20% तक किए जाने की योजना है। लेकिन उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अब मोस्टली क्या होता है कि जो शीरा है दैट इज़ बीइंग यूज्ड टू मेक लिकर, तो वो लिकर बनेगी, फिर कुछ बचेगा तो उससे जो है इथेनॉल बनाया जाता है। इसलिए अब गन्ने के भी अल्टरनेटिव खोजे जाते हैं कि गन्ने के अलावा भी और कोई प्रोडक्ट है क्या जिससे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो उसकी खोज भी कर ली गई है। खासतौर पर जो कच्चा बांस होता है हमारे यहाँ, कच्चे बांस का भी उपयोग किया जा रहा है इथेनॉल बनाने में। इसके अलावा जो मक्का की स्ट्रॉ है, मक्का की जो डंडी है, उसका भी उपयोग किया जा रहा है इस तरह के इथाइल अल्कोहल को बनाने में, और इसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ाया जा रहा है। नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो इन दोनों को, बायोडीजल का प्रोडक्शन और इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन जो है, ये हमको बढ़ाना होगा अगर हमें पेट्रोलियम के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करनी है। तो इसी के लिए कृष्ण क्रांति जो है हमारे यहाँ चलाई जा रही है फ्रेंड्स। तो ये सब कुछ करके हम जो हमारे ऊपर एक आसन्न ऊर्जा का संकट है, केवल इस युद्ध के कारण तो है ही, लेकिन केवल इस युद्ध के कारण ही भविष्य में भी हमारी जो विदेशों पर निर्भरता है या आयात पर निर्भरता, उसको कम करने के लिए या अपनी बहुमूल्य जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है उसको बचाने के लिए जो है हम इन विकल्पों के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो एक तो हमारी आत्मनिर्भरता भी होगी और दूसरा ये कि हम ऐसे संकट से बच भी जाएंगे। लेकिन इसके कई और लाभ भी है फ्रेंड, खासतौर पे बायोडीजल का उपयोग करने के या जो बायोगैस है उसका उपयोग करने के। देखिए, अगर बायोगैस का उपयोग करते हैं तो एक तो ये क्लीन एनर्जी देगा। इससे मतलब ये क्या है कि इसमें हाइड्रोकार्बन्स का प्रयोग कम हो रहा है, तो कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, पर्यावरण जो है वो संरक्षित रहेगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इससे जो है गौ माता को भी हमारे यहाँ जो गौवंश के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उसको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि गायों का अगर गोबर की उपयोगिता बढ़ेगी तो गायों का महत्व बढ़ेगा। गायों का महत्व बढ़ेगा तो उनको खाना पीना और उनका पालन पोषण भी देश में हो सकेगा। इसके अलावा आप देखिए कि वेस्ट मैनेजमेंट होगा, क्योंकि बायोगैस में हम वेस्ट का भी, एग्रीकल्चर वेस्ट का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा पराली का एक बड़ा हमारे यहाँ जो है मुद्दा बना रहता है कि पराली किसान जला देते हैं, उसके कारण पूरा धुआं हो जाता है, उसके कारण जो है वातावरण खराब हो जाता है, गर्मी हो जाती है। तो पराली जो है उसका उपयोग बायोगैस बनाने में किया जा सकता है गोबर के साथ, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है। तो वो पराली का जो संकट है उससे भी बच जाएंगे, पर्यावरण का भी संरक्षण होगा, गौ माता को भी लाभ मिलेगा और जो आयात पर हमारी निर्भरता है वो भी खत्म होगी। तो ये सारे लाभ हमको हो सकते हैं अगर हम इन विकल्पों पर जोर दें, इनको बढ़ावा दें। तो ये आज का डिस्कशन है फ्रेंड्स। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसके अलावा भी आपके पास कोई विकल्प हो तो वो भी हमें सुझाइए, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो नियमित रूप से मिल सकें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।